लिखने की मेज एक प्रतीक है जहाँ पर वो अपनी जो जितनी इच्छाएं हैं, जितने उनके सपने हैं, जितनी उनके विचार हैं, उन सबको उस मेज के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अलग अलग बातें हैं इस किताब के साथ। आपको लगेगा दिव्य रमेश जब लिखते हैं तो कई बार उन्होंने शहतूत के पेड़ के ऊपर गद्दी बिछाकर लिखा है। सूरज प्रकाश जी शोर में भी लिख लेते हैं। जयंती रंगनाथन जहाँ मन हो जैसे हो लिख लेती हैं। ये जो तरीका है, हमारे बीच आज बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन लोगों को इसमें जुड़े हुए हैं। उनमें आप सतीश जायसवाल जी हैं, नासिरा शर्मा जी हैं, नदला गर्ग जी हैं, सूर्य बाला जी हैं, असगर वजाहत जी हैं, रामशरण जोशी जी हैं, विभूति नारायण राय हैं, सतीश जायसवाल हैं, शैलेंद्र सागर से लेकर अंजू शर्मा, सिनी वाली शर्मा, वंदना वाजपेयी, वंदना गुप्ता, ये सब लोग इस किताब में सम्मिलित हैं। और ये किताब दरअसल किताब नहीं है, ये किताब लेखक के मन को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश है। तो मित्रों, आज हमारे बीच चूँकि गृह मंत्री आए हुए हैं, तो अभी मृदुला जी, शालिनी अगम जी और हमारे कई मित्र वहीं फंसे हुए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं जो लोग उपस्थित हैं मैं उन लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश की जानी मानी कथाकार, उपन्यासकार, साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से विभूषित आदरणीय डॉक्टर नासिरा शर्मा जी को। जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्ष डॉक्टर मृदुला गर्ग हैं, लेकिन अभी उनको आने में समय लगेगा। उसके बाद में देश की प्रख्यात कथाकार, पत्रकार जयंती रंगनाथन जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पर पधारें। इसी के साथ मैं अद्विक प्रकाशन के व्यवस्थापक श्री अशोक गुप्ता जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया वो मंच पर पधारें। सतीश जायसवाल जी देश के प्रख्यात कथाकार और शेष है। चित कोबरा और अंत्य जैसे उपन्यासों की लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और ज्ञान फाउंडेशन की जो निदेशक हैं, जो उसकी चेयरमैन हैं, डॉक्टर शालिनी अगम, हम इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो अब वो जब तक वो आए, उससे पहले मैं अशोक गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करें। अशोक गुप्ता जी। मित्रों, मेरे पास समय है, मैं आपको डॉक्टर नासिरा शर्मा जी के बारे में बता दूं। पहली बात तो ये मंच कुछ समय बाद और समृद्ध होगा। आज हमारे पास दो लेखक वो हैं जो साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से सम्मानित हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास को दिशा देने का काम किया है। अगर आपने कागज़ की नाव पढ़ा हो, आपने पारिजात पढ़ा हो, जिन पर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान मिला है, तो आप जान सकते हैं कि नासिरा शर्मा का लेखन का कद कितना बड़ा है। इसके बाद मैं देश की प्रख्यात पत्रकार, कथाकार डॉक्टर जयंती रंगनाथन जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक गुप्ता जी को। जयंती जी के 7 उपन्यास हैं, 3 कथा संग्रह हैं और अभी उनका हाल ही में एक उपन्यास आया है, शुगर डैडी, जो कि उनके कहानी और उनके उपन्यास का जो कलेवर है उससे बिल्कुल भिन्न है। जासूसी पर, मर्डर मिस्ट्री पर वो उपन्यास है और बहुत चर्चित उपन्यास हो रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक गुप्ता जी को पुनः कि वो देश के जाने माने कथाकार, वरिष्ठ कथाकार, दर्जन भर से अधिक किताबों के लेखक श्री सतीश जायसवाल जी का स्वागत करें। श्री अशोक गुप्ता जी अद्विक प्रकाशन के व्यवस्थापक।
मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि मंच पर जो लोग हैं वो तो उनके कद तो बहुत बड़े हैं ही, और मैं अपने सामने देख रहा हूँ तो नीरज शर्मा बैठी हैं, डॉक्टर सुनीता बैठी हैं, वंदना यादव जी बैठी हैं, गीता जी बैठी हैं, भावना शेखर हैं, त्रिपाठी जी हैं, कर्नल त्रिपाठी जी, अंजू त्रिपाठी जी हैं, सिनी वाली हैं, वंदना वाजपेयी हैं, वंदना गुप्ता हैं, देश के जाने माने हास्य व्यंग कवि पंकज बसून हैं, वंदना गुप्ता जी हैं, रामकिशोर उपाध्याय जी हैं, शिल्पा श्रीवास्तव हैं, और बहुत सारे हमारे मित्र हैं, प्रज्ञा जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में बेहद बड़ा काम किया है। मित्रों, जैसे तो हमें करना तो ये चाहिए, तो इससे पहले कि हम अपने अध्यक्ष का इंतजार करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा वीडियो है जो इस कार्यक्रम का जो पत्रिका है, जो ये मैगजीन, ये किताब है, उसके संपादक सूरज प्रकाश जी ने तैयार किया है। बहुत बड़ा काम था सूरज प्रकाश जी का कि उन्होंने 125 लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ, अपनी लेखन की मेज के साथ, अपने लेखन के साथ जुड़े सपनों के साथ किताब में प्रस्तुत किया। बड़ी बात है ये। बेशक किताब का नाम मेरे लिखने की मेज है, लेकिन यह किताब लिखने की मेज के बारे में नहीं है, बल्कि लिखने की मेज तक पहुंचने की जद्दोजहद के बारे में है। लेखन से जुड़े होने के नाते हम सब जानते हैं कि किसी भी लेखक की अपनी खुद की दुनिया बहुत पेचीदगी भरी होती है, और कई बार उसके लिखे हुए के ज़रिए उसे जाना नहीं जा सकता। लेखक के भीतरी और बाहरी संघर्ष, मंथन, चिंतन के पल, उसकी कुछ खास आदतें, लिखने के लिए खुद को तैयार करना, जैसे नायाब तरीके, उसकी तकलीफ़ें और उसके कई बार जीवन शैली के हैरान कर देने वाले पक्ष हमें लेखक के नज़दीक ले जाते हैं, और हमें यकीन होने लगता है कि लेखन कम से कम अय्याशी करने जैसा तो नहीं ही होता। लेखन एक ऐसी विधा है जिसकी अभिव्यक्ति के किसी अन्य माध्यम से तुलना नहीं की जा सकती। सवाल उठता है कि लेखक आखिर अपने आप को लिखने की मेज तक लाने के लिए किस तरह से तैयारी करता है। हर लेखक इस मायने में अलग होता है। अनूठा होता है कि वह दिन के किस समय लिखता है, एकांत में लिखता है या शोर शराबे में लिखता है, शब्द गिनकर लिखता है या हर तरह के लेखन के लिए अलग अलग रंग के कागज, स्याहियाँ या पेन चुनता है। कोई लेखक पहाड़ पर जाकर लिख पाता है तो किसी को घर का शोर शराबा ही लिखने के लिए प्रेरित करता है। लिखना शुरू करने से पहले उसकी मानसिक स्थिति, उसकी बेचैनी, छटपटाहट एक अलग ही कहानी कहते हैं। उसकी चिंतन की ने भीतर रचना पकड़ने देने और उसे शब्दबद्ध करने के पहले की क्या मनस्थिति होती है, कुल मिलाकर ये बहुत ही रोचक अध्ययन है। यह किताब इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। इस किताब में हिंदी के 3 पीढ़ियों के 125 लेखक शामिल किए गए हैं। उद्देश्य यह है कि ये पक्ष सामने आए कि हिंदी का लेखक आखिर अपने आप को लिखने की मेज तक लाने के लिए तैयार कैसे करता है। हर लेखक इस मायने में दूसरे लेखकों से अलग तरीका अपनाता है। यह किताब इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि लेखक कुछ न कुछ रचते रहने के लिए या राइटर्स ब्लॉक से बचने के लिए क्या क्या युक्तियाँ नहीं बढ़ाता। इस तरह की यह एक पहली किताब है। इससे लेखकों पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को तो लाभ होगा ही, पाठकों और साहित्य के रसिकों को भी इस अपने प्रिय लेखकों की भीतरी दुनिया में बेहतर तरीके से झांकने का मौका मिलेगा।
यह किताब में एक खंड नवोदित लेखकों पर भी है जो लेखन की शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित ही उनकी दिक्कतें अलग तरह की होती हैं कि रचना को बेहतर तरीके से सामने कैसे लाएं। उनके सामने सही मार्गदर्शन की भी समस्या होती है। सभी लेखकों ने इस विषय पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें विविधता है, ईमानदार अभिव्यक्ति है और ये बातें पहली बार वे शेयर कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ अद्वैत प्रकाशन के श्री अशोक गुप्ता जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण किताब को छापने के लिए और पुस्तक मेले में जारी करने के लिए अपनी सहमति दी। मैं डॉक्टर शालिनी अगम जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान फाउंडेशन के ज़रिए सभी लेखकों तक किताब पहुँचाने का जिम्मा उठाया। मैं आप सब का आभारी हूँ कि आप इस आयोजन में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका दिल से आभार मानता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं सूरज प्रकाश, मेरे लिखने की मेज का संपादक। सवाल उठता है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हम जिनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो डॉक्टर मृदुला गर्ग हमारे बीच उपस्थित हैं। जो लोग हिंदी कहानी को जानते हैं, हिंदी उपन्यास को जानते हैं, वो जानते हैं कि मृदुला गर्ग वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी उपन्यास को दिशा देने का और हिंदी उपन्यास की दिशा को बदलने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कठगुलाब, चितकोबरा, अंत्य जैसे उनके कई उपन्यास हैं जिन्होंने उपन्यासों को एक नई दिशा दी। मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान डॉक्टर शालिनी अगम करें। शालिनी अगम जी। हमारा सौभाग्य है कि हम मतलब गर्ग जैसी शख्सियत को, डॉक्टर नासिरा शर्मा जैसी शख्सियतों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई हाथ लगा लो यार थोड़ा, बस ठीक है, थोड़ा और थोड़ा देख लो। अब अभी जिन्होंने सम्मान किया डॉक्टर शालिनी अगम जी ने, अब शालिनी अगम जी का सम्मान अशोक गुप्ता जी करें। जी भैया, जी सुभाष जी से निवेदन करूँगा, सुभाष जी भी आए। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा मंच पे रहें उनके स्वागत के लिए। अद्वैत पब्लिकेशन और ज्ञान फाउंडेशन की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है और मैं ज्ञान फाउंडेशन और अद्वैत पब्लिकेशन की ओर से सुभाष चंद्र जी का, जो कि प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, आलोचक हैं, उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। धन्यवाद। मित्रों, पहली बात तो इतना समृद्ध मंच है और सामने मैं फिर देख रहा हूँ ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, देश की प्रसिद्ध कलाकार, आकांक्षा पारे काशिफ हैं, सुबोध शर्मा हैं, बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने, कमलेश जी हैं जिन्होंने हिंदी कहानी के लिए काम किया है, परवेज जैन है, पवन कुमार जैन है, पंकज प्रसून हैं, बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने काम किया है। तो मित्रों, आज एक बड़ा अवसर है। गिरीश पंकज जी हैं,
एक बड़ा असर है कि हम अपने सामने हिंदी कहानी के, हिंदी उपन्यास के उन लीजेंड्स को देख रहे हैं जिनके बारे में हम कल कहेंगे कि हमने उन्हें देखा था। ये बड़ी घटना हमारे लिए है। तो मैं उस धारा की ओर आता हूँ जहाँ पर हम लोग इस किताब पर बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, अद्विक प्रकाशन ने एक वादा किया था कि ज्ञान फाउंडेशन जो अद्विक से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, वो अपने 125 लेखकों को और उसके साथ साथ कुछ चुने हुए NGOs को, कुछ चुने हुए पाठकों को ये किताब, जो इतनी महंगी किताब है, ये 125 किताबें और 50 किताबें अलग वो देगा। तो ज्ञान फाउंडेशन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर शालिनी अगम, वो इस काम को कर रही हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो 2 मिनट के लिए आएँ और इस बारे में बात करें। नमस्कार दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। 1 घंटे से हम बाहर ही थे और बहुत ट्रैफिक जैम था। कोई VIP आए हुए हैं यहाँ पर, ये आने वाले हैं। तो मृदुला मैम मेरे साथ ही थी और आप देख सकते हैं वो कितना परेशान होकर यहाँ तक पहुँची हैं। मैं आपको मेरे लिखने की मेज मेरे लिए नया बुक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले पढ़कर इसकी समीक्षा की थी। मेरा वीडियो सूरज प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने कहा था कि काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है और शेयर भी किया है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। और सूरज प्रकाश जी का नाम ही सूरज है जो प्रकाश देते हैं, जिनके तारामंडल समूह में इस समय 125 लेखक हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा दीजिए कि आपका प्रयास ही बहुत सफल रहा। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं अद्विक पब्लिकेशन के स्टॉल पे थी तो आपको बहुत हर्ष होगा ये जानकर कि जब जर्नलिस्ट आए तो इस स्टॉल में इतनी सारी किताबें होने के बावजूद उन्होंने मेरे लिखने की मेज को चुना और उस पर अपना रिव्यू दिया। तो ये बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी। बात यहाँ पर कहानियों की हो रही है, तो अद्विक प्रकाशक जी ने हमारे ये वादा किया था कि 125 लेखकों को उनकी प्रति उनके हाथ में दी जाएगी आज। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहानी आप सब जानते हैं कि जो मिलकर एक घटनाक्रम बनाते हैं और उसमें कुछ घटित होता है, जिसे कथानक कहते हैं आप सब, कहानीकार। तो उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं पात्र और एक स्थान होता है, परिवेश, कोई समस्या या चुनौती होती है उस कहानी के अंदर, जिसे संघर्ष भी कहते हैं, और एक केंद्रीय विचार या संदेश होता है जो मनोरंजन के साथ सीख भी देता है। कहानी लेखन यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति, जहाँ शब्द कहानी बन जाते हैं और पठन एक अनुभूति। कहानी केवल पढ़ने, लिखने और सुनने की नहीं, महसूस करने की श्रृंखला है, जहाँ किरदार कहानी के माध्यम से कहानीकार के मनोभावों को जीता है। यहाँ तो जीवन स्वयं चरित्रों में ही सांस लेते हैं। शब्दों को कहानी में पिरोने वाला बाजीगर रचनाकार, सृष्टा यानी कि आप सब चेतनाओं को जोड़ते हैं अपने लिखे शब्दों से, अपनी लिखी बातों से, पात्रों के नजरिए से। अनेक अलग अलग भावात्मक झलकियां जो एक साथ मिलकर कहानी सलीला की धारा रचती हैं। यहाँ पर 125 कहानीकार हैं, 125 कहानियों के जन्मदाता है, लेकिन किंतु असंख्य पाठकों की दृष्टि को आलोकित करने वाले हैं। एक कहानी का सृष्टा है वो जिस रंग का, जिस मूड का लिखता है, श्रोताओं को उसी मूड में, उसी विचारों में ले जाता है। ये एक भावात्मक अनुभव है। कहानी जो सीमा से परे हो जाए कालजयी हो जाती है। कहानी के शब्द ठिठुरती सर्दी में एक पाठक और श्रोता के जोश को गर्मी प्रदान करते हैं, आनंद की ऊष्मा देते हैं। मैं पब्लिशर साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने अप दीपो भव बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनने का संकल्प लिया था। एक बार जोरदार तालियां अद्विक पब्लिकेशन के फाउंडर श्री अशोक गुप्ता जी के लिए, जिनके प्रयास के कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा हमारा जो लेखक समाज है वो भी हर्षित है आज अपनी किताब को देखकर। तो मैं चाहती हूँ इसी तरह वो प्रेरणा उनको मिलती रहे और आप सब जुड़ते रहें। नमस्कार।
अब मैं शालिनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो किताब का लोकार्पण कराएं। शालिनी अगम जी। ये करो। यस, इधर देखेंगे सामने। यस, वेट करना चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा काम और, सूरज प्रकाश जी के सुपुत्र श्री अभिजीत अरोड़ा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए मंच पर, और अशोक गुप्ता जी कृपया उनका स्वागत करें, अभिजीत अरोड़ा जी का। ये सूरज प्रकाश जी के सुपुत्र हैं। सूरज जी की तबीयत खराब है, और मजे की वो बात यह है कि उनकी तबीयत खराब ने मुझे आप लोगों के प्रार्थना का मौका दिया जी। वेट करेंगे सर। सर सामने, सर सामने। वेट वेट वेट। थैंक यू। मित्रों, हमारे बीच अंजू शर्मा जी, स्वाति चौधरी जी, पवन जैन जी, रणविजय राव जी, गिरीश पंकज जी, ये लोग और उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और अब मैं किताब पर बात करने जा रहा हूँ। उन लोगों से हम बात की शुरुआत करते हैं जो इस किताब से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं और जो अपने लेखन के बल पर पूरे देश में जाने जाते हैं। मेरा आशय है जयंती रंगनाथन जी से, जिन्होंने कहानी और उपन्यास और साथ साथ पत्रकारिता तीनों पर बेहतरीन काम किया है। जयंती रंगनाथन जी, हाँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पर आसीन आदरणीय नासिका जी और मेरे सामने बैठे मेरे साथी, लेखक साथी, हम सबको आज किताबों की इस मेले में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आज जिस तरह की भीड़ है, उस भीड़ को देखकर ये यकीन हो चला है कि छपी हुई किताबें कभी, क्या कहना चाहिए, हम लोग की जहन से जाएंगी नहीं। मुझे याद है कि मतलब 40 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और हर साल दुनिया भर में कोई न कोई तकनीकी तब्दीली होती है और हर बार हमें ये सुनने को मिलता है कि अब लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो कहा गया कि अब कोई प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ेगा, अखबार में पत्रिकाएं नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद अब रील्स और मोबाइल का जो दौर है, वेब सीरीज़ का दौर है, ये कहा जा रहा है कि लोग अब उपन्यास और कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की पुस्तक मेले में आने के बाद ये तो बिल्कुल ही साबित हो गया है कि ये एक बहुत ही हवाई बात है। जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे और पढ़ने से बेहतर सुख और कुछ है नहीं। यहीं से जन्म हुआ मेरे लिखने की मेज। देखिए, अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो ये कहूँगी कि चूंकि मैं पत्रकारिता में रही हूँ तो बहुत अनुशासन रहा है। लिखने की मेज हो ना हो, हमें तो लिखना ही पड़ता है। मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी भी यहाँ दिख रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई इस तरह की चॉइस नहीं होती कि हम लोग जो है आज ये लेख पूरा करके दे, आज ये न्यूज़ पूरा करके ना दे। मतलब राइटर्स ब्लॉक तो शायद हम में से किसी ने सुना ही नहीं होगा। समय पे करना है तो करना है। और हम जब कहानी लिखना शुरू करते हैं, तो उपन्यास लिखना शुरू करते हैं, तो शायद पत्रकारिता का वो अनुशासन हमारे साथ आगे चलकर आता है। और इस किताब को पढ़ते हुए मैंने पाया
मेरे पास ये किताब आ गई थी 1 हफ्ते पहले। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझ जैसा भी बहुत लोग सोचते हैं। इस बात की भी हार्दिक खुशी हुई कि मुझ जैसा बहुत लोग नहीं सोचते हैं। लेखन जो है एक पैशन है, बिल्कुल। मतलब हम सब ने लेखन इसलिए चुना है क्योंकि हम सब लिखना चाहते हैं। हम सभी को इस भाषा से मोहब्बत है। मैं अपनी अगर बात कहूँ तो जैसे नाम से जाहिर है, मैं तो हिंदी भाषी हूँ, मैं तो जयंती रंगनाथन और तमिल भाषी हूँ। तो हिंदी से मोहब्बत किताबों की वजह से ही हुई। मैं जिस शहर में पैदा हुई, पली बड़ी, भिलाई, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल था। लोग हिंदी में बोलते थे, हालांकि घर में लोग कम बोलते थे और हिंदी का संस्कार भी नहीं था। पर गर्मी की छुट्टियों में जब हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ से किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल, बच्चों की किताबें पढ़नी शुरू की। फिर उसके बाद बहुत साफ साफ और ईमानदारी से कहूँगी, जासूसी नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब लगा कि लेखन की दुनिया इतनी खूबसूरत है और पढ़ के इतना कुछ जाना जा सकता है, तो थोड़ा सा क्या करूँ, अपने आप को मैंने मजबूत बनाया। शिवानी की किताब पढ़ी, धर्मवीर भारती, फिर वहाँ से निर्मल वर्मा की किताब पढ़ी, फिर मनोहर श्याम जोशी की किताब पढ़ी और मेरी दुनिया खुल गई। और आज मेरे साथ जो बैठी हुई हैं दोनों बहुत ही नामचीन लेखिकाएँ, मैं ये भी कहूँगी कि आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ, लेखक बनी हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से बनी हूँ। नासिरा जी की किताब सास लोग के, वो किताब पढ़ के तो शायद मैं 3 रात सो नहीं पाई थी। मुझे लगा था उफ, मतलब उसकी दुनिया ही अलग है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा बिल्कुल। राजकमल में है ना आपकी किताब, वाणी से है बिल्कुल। कल भी है मेला और आप वो जरूर पढ़िएगा। मेरी तो दुनिया बदल गई थी वो किताब पढ़ के। और मृदुला जी का चितकोबरा पढ़ के। तो ये सब किताबें हैं जिसने मुझसे कहा कि पढ़ो और लिखो। और इसलिए बैंक की नौकरी छोड़ के मैं पत्रकारिता में आई और लेखन में आई, क्योंकि शब्दों से मुझे मोहब्बत हो गई थी और हिंदी से मुझे इश्क हो गया था बिल्कुल। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं तो इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे इस भाषा में लिखना पसंद है, अपने आप को व्यक्त करना पसंद है। मेरे पास शायद और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अब उम्र के इस मोड़ पे, अनुभव के इस मोड़ पे आकर पाती हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है जिसपे पछतावा नहीं हुआ, तो वो यही काम है कि बैंक की नौकरी छोड़ के मैं लेखन में आ गई। मुझे लगता है इसने मेरी दुनिया बदल दी। भौतिक लालसाएं और कपटता शायद दूर ही रहती है अगर हम लिखना शुरू करते हैं और अपने किरदारों के साथ जीना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि उससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है जब आपके हाथ में एक अच्छी किताब हो और समय हो कि आप उस किताब को पूरा रस लेके उसके किरदारों के साथ अपने आप को महसूस करते हुए पढ़ें। और चूंकि लेखक हूँ तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर मैं कोई किरदार गढ़ती हूँ तो उस किरदार के साथ रहना, उसे जिंदगी देना, वो भी अभूतपूर्व काम लगता है मुझे। इसके आगे दुनिया का और कोई सुख नहीं ठहरता। तो इस किताब के जरिए मैंने पाया कि मेरे अपने प्रिय साथी लेखक, वरिष्ठ लेखक और कुछ बहुत ही युवा लेखक जिस तरह से कहानियाँ और उपन्यास रच रहे हैं, वो रचना, वो यात्रा कितनी खूबसूरत है। और हर किसी का अपना एक संघर्ष है, अपना एक क्या कहना चाहिए, एक बॉइलिंग पॉइंट है। वो घर का एक कोना, ऑफिस का कोना या कहीं भी वो अपना एक कोना बना लेते हैं। और ये भी आप पाइए कि कुछ वरिष्ठ लेखिकाएं वो हमेशा कहती है कि जब भी वो लिखती थी, मैंने सूर्यबाला जी का भी पढ़ा, उन्हें लगता था कि वो कुछ दूसरों का समय चुराते हुए लिख रही हैं। जब लिखती हैं तो शायद उनको, उनके मन में गिल्ट रहता था कि वो घर में बच्चों का, पति का, किसी का समय जो है वो वहाँ से छीन के लिख रही हैं। महाश्वेता देवी जी का भी मुझे एक आर्टिकल याद है जब उन्होंने कहा था कि हर लेखिका या लेखक के पास घर में अपना एक कोना होना चाहिए। मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि ऑफिस में भी एक कोना था और घर में भी एक कोना मैंने बना लिया। घर का सबसे हवादार सुंदर कोना जहाँ पे बैठकर मेरी पीठ में कोई दर्द न हो और जहाँ पे बैठ के मैं लगातार लिख सकूँ। और जैसे मैंने आपको कहा, पत्रकारिता का संस्कार है तो लिखना है वाला जो अनुशासन है वो भी मेरे साथ चलता रहता है बिल्कुल। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जितने भी साथी मौजूद हैं उन सब की एक रचना प्रक्रिया होगी और इस किताब को पढ़ के कहीं न कहीं वो भी स्टिमुलेट होंगे और जरूर लिखेंगे कि वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि
ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे गुजर के ही किताबें बनती हैं, जिससे गुजर के ही हम मनुष्य बनते हैं और जिससे गुजर के ही हम कुछ लिख पाते हैं। आज मैं इस मंच पे खड़े होकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं सूरज जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझे बताया था कि वो इस तरह की किताब निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा संशय में थी। मुझे लगा क्या ये विषय अपीलिंग होगा, क्या इतने रचनाकार जुड़ सकेंगे, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी, वो सही थे। 125 लेखकों को एक मंच पे ले आना आसान नहीं है, और उस पर भी इतनी खूबसूरत छपाई के साथ इतनी खूबसूरत किताब। इसके लिए अद्वैत प्रकाशन, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको, जिन लोगों ने भी इस किताब में कंट्रीब्यूशन किया है, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी। मित्रों, कितना बड़ा काम है कि आप कई सौ लेखकों से संपर्क करते हैं, उनमें से 125 लेखक आपको अपनी रचनाएं भेजते हैं। आप उनमें से बहुत सारी रचनाओं से संतुष्ट भी नहीं होते, आप उनसे फिर कहते हैं कि आप दोबारा भेजिए। वो दोबारा भेजने के बाद भी ठीक नहीं करते तो आप उनमें करेक्शन करते हैं। और वो व्यक्ति जिसने इतना विवाद होने के बाद 850 घंटे इस किताब पर खर्च किए, मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए, उस लेखक के लिए, उस अनुवादक के लिए, उस संपादक के लिए जिसका नाम सूरज प्रकाश है, तालियां तो एक बार बजनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश के जाने माने कथाकार, वरिष्ठ कथाकार सतीश जायसवाल जी को, जिनके कई उपन्यास हैं, कई कहानी संग्रह हैं, वो आएँ और अपनी कथा यात्रा पर और इस किताब से जुड़ने की यात्रा पर बात करें। सतीश जायसवाल जी। अभी तक तो मैं कहानीकार ही हूँ, उपन्यास कहीं अटका हुआ है। अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं उपन्यासकार हो सकूँगा। आदरणीय नासिरा जी, आदरणीय मृदुला जी, जयंती रंगनाथन जी, शालिनी जी, अद्वैत प्रकाशन के अशोक गुप्ता जी, इसके पहले भी मौके मिले मुझे पुस्तक विमोचन के मौके पर रहने के, लेकिन आज ये सबसे अलग अवसर है मेरे लिए और बड़ा रोमांचक भी। उस रोमांच को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ कि इस समय आपके सामने जो मैं खड़ा हुआ हूँ, देश के 125 हिंदी लेखकों के अनुभवों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। उनमें से कुछ यहाँ होंगे 125 में से, और कुछ नहीं होने के बावजूद इस किताब में मेरे साथ हैं और उनके साथ मैं हूँ। ये शायद मेरे जीवन के लिए तो कम से कम पहला अवसर है, और इसका श्रेय मेरे मित्र सूरज प्रकाश को जाता है। आपके बीच में अपनी आधी शताब्दी से अधिक के कहानी लेखन के अनुभव के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आधी शताब्दी से अधिक का मेरे पास अनुभव है। देखिए, जब मेल्स की स्थिति और लेखक की स्थिति जो बहुत बाद में बनती है, वो परिस्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो किसी को लेखक बनाती हैं। और जब वो लेखक बनता है तब मेज के पास जाता है, तो एक सांकेतिक है मेज के पास जाना। लेकिन इन 50-55 वर्षों में जो लेखन के माध्यम में परिवर्तन आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो कलम से लिखता था, और कलम भी शाही वाली दावत से। उसके बाद डॉट पेन तो बहुत बाद में आई है, और आज हम कंप्यूटर पर लिखते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि मेज ने अपना स्वरूप बदल दिया है, तो हमारे पास मेज कहाँ है? अब तो हम कहीं भी बैठ कर लिख सकते हैं, लैपटॉप अगर है हमारे पास, यात्रा में चलते हुए लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, कौन सी परिस्थितियाँ थीं
जिन्होंने हमको लेखन के अवसर दिए और लेखन की तरफ आगे बढ़ाया। मेरा संबंध बड़ा मज़ेदार है। एक तरफ मेरे घर में प्रकाशन का व्यवसाय था और एक तरफ मेरे घर में राजनीति थी, लेकिन वो ऐसी राजनीति थी जिसमें साहित्य के लिए सम्मान था। और हमारे घर उस समय के बड़े लेखक आया करते थे, हमारे घर में रहकर लिखा करते थे और मैं उनको लिखते हुए देखता था और तरह तरह से लिखते थे। वो कैसे लिखते हैं इस पर मेरा ध्यान बहुत नहीं होता था, व्यवस्थाएं उनकी की जाती थी हमारे घर में, लेकिन मैं देखता था कि वो लेखक हैं और इसलिए हमारे घर में उनको सम्मान मिल रहा है। राजनीति वाले घर में सम्मान तो राजनीति को अधिक मिलता है, लेकिन मेरे घर के संस्कार ऐसे थे कि हमारे यहाँ राजनीति प्रमुख होने के बावजूद साहित्य के लिए सम्मान की जगह थी। तो शायद लेखक बनने से पहले दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी कि साहित्य लेखन या लेखक सम्मान की स्थिति है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहीं अपने अंतर्मन में और चेतन में लेखक बनने की तरफ प्रवृत्त हो रहा हूँ। और मेरा लिखना भी बड़ा मज़ेदार तरीके से शुरू हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं लिख रहा हूँ जो लेखन है। पहली कहानी मेरी छपी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। ये भरोसा उस पत्रिका को हुआ जिसने मुझे छापा। फिर मैंने अपने को प्रमाणित करने के लिए कोशिश की कि दूसरी कहानी लिखी और इस तरीके से चला गया, लिखता हुआ, छपता हुआ। आज तक मेरा साहस नहीं है कि मैं अपने आप को साहित्यकार कह सकूं, जबकि 50-55 वर्ष में मैंने कुछ लिखा है। ये जो क्रमिक विकास, क्रमिक परिवर्तन है, मेरे लिखने की मेज का एक बड़ा भारी आधार है। अब इसमें एक तरफ तो 50-55 वर्ष में माध्यमों में हुए परिवर्तन है और दूसरी तरफ हमारी अपनी रचना प्रवृत्ति के बहुत सारे परिवर्तन हैं कि हम किन प्रवृत्तियों के साथ अपने लेखन की तरफ बढ़ते हैं और कौन सी प्रवृत्तियां हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। मैं जान रहा हूं कि मुझे कितने समय तक बोलना और जो मैं कहना चाह रहा हूं काफ़ी लंबा समय लेने वाला है, तो मुझे लगता है कि संकेत में मैं अपनी बात कह के इसको रोक सकता हूं और आगे उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। तो पहला आभार आद्विक प्रकाशन के अशोक गुप्ता जी को, और उससे भी पहले अपने मित्र के प्रति आभारी तो होना नहीं चाहिए, हम समकालीन हैं, लेकिन इस औपचारिक मौके पर औपचारिकता का निर्वाह होना चाहिए। सूरज प्रकाश अगर आते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। उनका स्वास्थ्य नहीं दे रहा है। इस किताब के लिए एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि विवान फाउंडेशन ने किताब हमको भेंट की। एक अच्छा सा एक टीमवर्क तैयार हो रहा है कि किताब का प्रकाशन एक प्रकाशक कर रहे हैं, लेकिन 500 रुपये के करीब की किताब हम लेखकों तक पहुंचाने का जिम्मा एक फाउंडेशन ले रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ढेरों फाउंडेशन इस देश में काम कर रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी फाउंडेशन हैं, लेकिन एक साहित्य की किताब के प्रति ये लगाव यहाँ मैं देख रहा हूँ, इसका उल्लेख करना मुझे ज़रूरी लगता है। शायद संक्षेप में इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। आखिर बार में दोबारा मैं दोहराऊंगा कि इस समय जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, देखते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें 125 लेखकों में, जिनमें एक मैं हूँ, कितने लोग यहाँ उपस्थित होंगे जिनके साथ अभी तक शायद मेरी मुलाकात भी नहीं है और आज उनके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। मुझे एक बात और अच्छी लग रही है जो आपके साथ शेयर करना मुझे लगता है ज़रूरी है कि यहाँ मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा बड़ा परिवार है। यहाँ दिल्ली में मैं जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरा परिवार है, वो मेरे साथ आए हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए। यहाँ पास में गुड़गांव है, मेरी भांजी आई है जी, और ये मेरे पास आ गया है। मैं इससे डर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैंने ठीक समय पर वाइंड अप करने की शुरुआत कर दी थी, इसलिए मेरी बात पूरी हुई। और आप सब के प्रति मैं धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करूँगा कि आपके बीच में मुझे
उपस्थित होने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला और दोबारा हम मिल सकेंगे इसकी उम्मीद करने का मौका मिला। धन्यवाद, आभार। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जब कहानी पर बात कर रहे थे कथारंग में, तो ये चर्चा हुई थी कि कहानी, आज की जो कहानी है उसमें जो महिला स्वर है वो पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है और अधिक विविधतापूर्ण है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो उसके पीछे मृदुलागर, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा जैसी कथाकारों का हाथ है, उपन्यासकारों का हाथ है। ये एक बड़ी बात है। उनमें से दो लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं, नासिरा शर्मा जी और मृदुलागर जी। नासिरा जी को बुलाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नासिरा जी ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी इस किताब पर लिखी है। मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा कि दोस्तों, लेखक सूरज प्रकाश जी द्वारा संपादित पुस्तक मेरे लिखने की मेज मेरे सामने रखी है, जिस पर एक और पंक्ति दर्ज है, 125 लेखक, 125 दास्तानें। कितनी दिलचस्प होगी ये पुस्तक। सुबह की चाय के साथ पढ़ने में लेखक की उन आदतों के बारे में जानना, उसके सृजन से पहले और रचना के लिखते समय उसकी कैफियत क्या होती है वो जानना, पता नहीं जाने क्यों एकदम ख्याल आया कि अलिफ लैला की उन दास्तानों का जो हर रात सुनी जाती थी और अगली रात को फिर एक नई दास्तान सुनने की बेचैनी को अपने में लिए हुए वो शहजादा उन कहानियों के जरिए वो सब कुछ जानना चाहता था जो उसने अब तक नहीं जाना। और शायद यही जिज्ञासा पाठकों के मन में लेखक व लेखन को लेकर होती होगी। ये किताब के बारे में एक संपूर्ण टिप्पणी है जो आदरणीय नासिरा शर्मा जी ने की है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश की प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार डॉक्टर नासिरा शर्मा जी को कि वो इस किताब से जुड़े अपने अनुभव और अपने जिस तरीके से वो लेखन की तैयारी करते हैं उस पर बात करें। डॉक्टर नासिरा शर्मा जी। जी, हम सभी इस किताब में मौजूद हैं और जो लोग नहीं मौजूद हैं मेरे ख्याल से वो इसका जो अगला हिस्सा आएगा उसमें मौजूद होंगे। सबसे खूबसूरती की बात यह है कि बहुत कम जगहों पे हम लोग इस तरह एक साथ छपते हैं। अलग अलग किताबें तो हम लोग की आती हैं, कहानियाँ भी आती हैं, लेकिन एक दूसरे को इस तरह से जानना कि उसका रहस्यमय जो संसार है लिखने का, आदतें वो कैसी हैं। मेरा बहुत दिल था कि मैं अपनी सिर्फ मेज़ तक रहूं। रचना प्रक्रिया या उसके पहले की हालत वो मैं 3-4 जगह एक्सप्रेस कर चुकी थी। तो मैं सिर्फ, चूँकि आप थोड़ा सा सुन ही चुके हैं, यहाँ मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ। जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया था तो मेरी मेज़ और किताबें और डेस्क बहुत सजे और सलीके से रहते थे। यानी कि अंधेरे में भी मैं जाऊं तो किताब उठा लूँगी, उंगलियों से गिनने की 5वीं किताब यही होगी। फिर धीरे धीरे फाइलें बढ़ीं, पर्चे बढ़े, अधूरी चीज़ें बढ़ीं और ये सब करते करते अलमारियाँ और मेज़ भरने लगी। तो अक्सर डॉक्टर शर्मा कहते थे गिरजा कुमार जी, क्योंकि जेएनयू के जो लाइब्रेरियन थे वो गिरजा कुमार जी थे, क्योंकि पूरे घर में मेरी ही किताबें और मेरी ही चीज़ें होती थी। अच्छा, मुझे तो पता था कि किस फाइल के नीचे कौन सा पर्चा या कौन सी किताब है, लेकिन जो लोग देखते थे वो देखते थे एक अंबार है, उसमें चाय का ग्लास भी रखा और प्याली भी रखी है। तो मेरे दोस्त की दोस्त आई ईरान से, वो बहुत अच्छी गायिका थी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मतलब स्टडी रूम देखना चाहती हूँ। जब वो ऊपर गई तो एक एक चीज़ गौर से देखी। इत्तेफाक से कमरा जो था, जो मेरा बेड था, वो आधा दूर तक तो किताबों से भरा रहता था, आधे में मैं सोती थी। तो एक तो उन्होंने वो देखा और दूसरे मेरे अंबार को देखा और जाके कहा कि मैं क्या बताऊं, क्या उनका किताब खाना था और क्या उनकी मेज़ थी। और सोचिए कि वो हमारे जो कवि दोस्त थे, उन्होंने बहुत ही अफसोस के साथ कहा कि एक राइटर का पहला फ़र्ज़ होता है
अपनी मेज़ को साफ रखना, किताबों को झाड़ना और ये सारी बातें। तो अब देखिए मेरी बदनामी हिंदुस्तान से लेके कहाँ कहाँ तक सिर्फ एक मेज़ की, क्योंकि आप संभाल नहीं पाते हैं। और जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो मेरा इतना दिल चाहता था काश मेरी जो ऊपर स्टडी है उसमें आग लग जाए, धीमे धीमे सारे कैसेट जल जाएं, सब ख़त्म हो जाए और मैं उसको संभालने की दिक्कत ना करूं और नया कुछ लिखूं। और जब कोई अफसोस का इजहार करे तो मैं बहुत राहत की सांस लेके कहूं, हाँ पीछा छूटा, जो कुछ लिखा था वो उड़ गया, जल गया। शुक्रिया। मित्रों, अभी नासिरा शर्मा जी को सुन रहे थे और आप समझिए कि जब वो बोल रही थी तो हमको लगता है कि विशेष रूप से हम जो लोग नए लोग लिखने वाले हैं वो लोग उन्हें आशीर्वचन की तरह ग्रहण कर रहे थे। किस तरीके से लेखन को व्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे हम लोग उन चीज़ों को ले सकते हैं जिनसे हमारा लेखन बेहतरी की ओर जा सकता है। मित्रों, अब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और देश की जानी मानी कथाकार, उपन्यासकार मदला गर्ग जी को आमंत्रित करूँगा। मित्रों, जो लोग उस ज़माने से हैं जिन लोगों ने हम लोगों ने जब पढ़ना सीखा था और जब चितकोबरा आया था तो वंदना जी, हम लोग उस उम्र के लोग बैठे, भावना शेखर बैठी हैं, नीरज बैठी हैं, हम लोगों ने टूट कर पढ़े थे उस किताब पर, क्योंकि उस किताब ने इतिहास बनाया था। उसके बाद हम देखते थे कि अब बदला जी की कौन सी किताब है, अच्छा कठगुलाब आ गया, अच्छा ठीक है, अब अंत्य आया है, अच्छा अब ये आया है, और हमने उनसे धीरे धीरे संस्कार ग्रहण करना शुरू किया। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज की जो महिला कथाकार हैं, जो लोग आज पूरा हिंदी साहित्य की जो कहानी विधा है उस पर शासन कर रही हैं एक तरह से, चाहे मीनू त्रिपाठी हो या सब मित्र हों, तो उन सब के पीछे मदला गर्ग और नासिरा शर्मा जैसे कथाकारों का, उपन्यासकारों का हाथ है, जिन्होंने कहानी को भी संस्कार दिया और नारी मन को भी संस्कार दिया कि आओ आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मदला गर्ग जी को, कार्यक्रम के अध्यक्ष मदला जी। दोस्तों, आप सभी को बधाई कि आप में से बहुत से लोगों ने इस किताब में लिखा होगा, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी देर से यहाँ इतने धीरज के साथ बैठे हैं कि हम लोग कुछ बोलेंगे भी। मैंने एक बात सूरज प्रकाश जी से कही जब किताब मुझे मिली कि इसका नाम मेरी लिखने की मेज़ के बजाय मेरे लिखने की मेज़ क्यों है। तो उसका जवाब मैंने खुद ही दिया, क्योंकि बल लिखने पर है, मेज़ पर नहीं। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, मेज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो उद्गार है, वो जुनून का लम्हा है जब आप लिखने को बेकरार हो जाते हैं, लिखने के लिए बेकरार हो जाते हैं। मैं नहीं समझती मैं कह सकती हूँ कि मैंने लेखन को चुना। लेखन ने किसी समय मुझे चुन लिया, क्योंकि मैं तो अर्थशास्त्र पढ़ाया करती थी, फिर साहित्य लेखन ने मुझे चुन लिया और मैंने साहित्य लिखना शुरू किया। और मेज़ तो कभी बाद में जुटी, मैंने तो हर तरह हर जगह बैठकर लिखा। मेरी जो एक कहानी मशहूर हुई, कितनी कैदे नाम से उसको कहानी में छपी थी, जो श्रीपत राय जी चलाया करते थे, वो मैंने एक रात ट्रेन के डिब्बे में ऊपरी बर्थ पर उठंगुल लेटकर पूरी कहानी उस रात लिखी थी। एक और कहानी मैंने तब लिखी थी जब हम घर बदल रहे थे, तो सामान ट्रक पर लदकर जा रहा था और उस सामान के ऊपर बैठकर मैंने एक कहानी लिखी थी, इस घर से उस घर तक जाते हुए। तो ये कहानियाँ अंततः ये होता है कि ये सब ज़रा मुश्किल हो जाता है उम्र के साथ, तो आप फिर एक कलम तो चला गया, टाइपराइटर भी चला गया, कंप्यूटर आ गया, तो उसके लिए एक मेज़ की दरकार होने लगी और उस मेज़ पर लिखने लगे। मगर बल जो है वो लिखने पर है, मेज़ पर नहीं।
मेरे लिखने की मेज़ इसलिए मौजूद उसका जो शीर्षक है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, यहाँ बहुत कहा गया कि आजकल स्त्री मन की बातें हो रही हैं और स्त्रियाँ ज़्यादा लिख रही हैं। सच बतलाऊँ, मैं एक आयोजन में थी जहाँ मैं अकेली स्त्री थी, बाकी तमाम पुरुष थे। 4 दिन हम साथ रहे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अकेली स्त्री हूँ वहाँ पर। इसलिए, और मुझे जब एक बारी गिरफ्तार करने 2 सिपाही आए थे तो तब भी मुझे पता नहीं लगा था कि वो दोनों मर्द हैं। बहुत बाद में मेरे दिमाग में बचा कि वो कानून तो कहता है कि अगर स्त्री को गिरफ्तार करना हो तो एक स्त्री को जाना चाहिए, तो मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे लिए कोई अंतर ही नहीं होता, स्त्री है या पुरुष है। लिखते तो दिमाग से हो ना, दिमाग से लिखते हो और जिगर से लिखते हो, दोनों से लिखते हो। बीच में दिल भी आता है, मगर उसका काम सिर्फ सफाई करना है खून की, बाकी तो दिल, जिगर है और दिमाग है। और उसके साथ अगर शरीर जवाब भी दे दे तो काफ़ी दिनों तक दिमाग और जिगर चलता रहता है। आप सबको मेरी यही शुभकामनाएं कि आप लंबी उम्र जिएं और उस उम्र में इतना लिख लें कि आपको लगे कि उम्र और मिलती तो और भला क्या लिखते। तो मैं जैसा अपने लिए महसूस करती हूँ वही आपको भी दुआ देती हूँ। तो बहुत बहुत नमस्कार। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मदला गर्ग जी को। उनके आशीर्वचन के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा और वो शायद हमारे आगामी जीवन में लेखन के में काम आएगा। ये बड़ी बात है कि हम इन लोगों को सुन रहे हैं। अब 2 किताबें और हैं। लेखक भी चाहते हैं कि इतना समृद्ध मंच शायद नहीं मिलेगा, तो उनकी 2 किताबों का लोकार्पण है। शिवराज जी हैं, और कौन सी किताब जी? संदीप तोमर जी की किताब है फिर न लौटा मन। संदीप तोमर जी से अनुरोध है कि मंच पर आ जाए कृपया। संस्मरण की ये किताब है। संस्मरण है? जी जी, आइए। मेरा मंच से अनुरोध है कि कृपया इस पुस्तक का लोकार्पण करें। फिर न लौटा मन, संदीप तोमर जी की संस्मरण की पुस्तक। धन्यवाद। इसके बाद देश के प्रसिद्ध लघु कथाकार बलराम अग्रवाल जी का संपादित 100 शब्द लघु कथाओं की पहली बड़ी किताब अरथ अमित अति। बलराम अग्रवाल जी अगर हैं तो कृपया मंच पर आए। बलराम जी हैं? जी आए। बलराम जी जी। तो ये दोनों का कपड़ा है। सौ शब्द लघु कथाओं की दूसरी किताब है ये, बलराम अग्रवाल जी की किताब आखर थोरे। वेट करेंगे सर, वेट। मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरी भी किताब होती और मैं बदला जी से और नासिरा जी से उसका लोकार्पण कराता। अंतिम किताब धूप का चांद, प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जैन लूथरा की किताब। बस 2 मिनट का कष्ट है जी। आइए सुमन, बस यही है ना।
का चांद। हाँ जी सर, थोड़ा सा जी इधर देखेंगे, सामने है। वेट करना सर, वेट। धन्यवाद। मित्रों, अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। पहले तो बहुत बहुत आभार हमारे अध्यक्ष महोदय का, मुख्य अतिथि महोदय का, दोनों विशिष्ट अतिथियों का। भाई जरा जल्दी आ जाओ। अंतिम किताब व्यंग का एक बड़ा संग्रह, व्यंग के रंग, जिसमें 88 व्यंगकारों की रचनाएं हैं। संपादन है पवन कुमार जैन और परवेश जैन जी का। कृपया वो मंच पर आ जाएं। अंतिम किताब जी, परवेश जैन जी और आइए सर। व्यंग के रंग नाम के संग्रह में 88 व्यंगकारों की रचनाएं संकलित हैं। इसमें ज्ञान चतुर्वेदी से लेकर प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल, बाकी जितने भी बड़े व्यंगकार हैं इसमें सभी संकलित हैं। एक बड़ा काम है पवन कुमार जैन और परवेश जैन जी का, उन्होंने संपादन किया है। वेट करेंगे सर, वेट करना सर। इधर देखिए, हम एक बार सामने कैमरा फेस करेंगे। वेट करना जी। और आभार ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं अशोक गुप्ता जी से कि 2 मिनट में आभार ज्ञापन करें, क्योंकि कमलेश जी का आदेश हो गया सीधा सीधा। नज़रों से दूर दिल के करीब आदरणीय सूरज प्रकाश जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस पुस्तक के लिए अद्विक पब्लिकेशन को चुना। मैं मृदुलाकर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आकर हमें आशीर्वाद दिया। नाशना शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने बड़ी बहन के रूप में उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दिया। सतीश जायसवाल जी का भी मैं आभारी हूँ कि आप आए और आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जयंती रंगराजन जी, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आकर आशीर्वाद दिया। डॉक्टर शालिनी अगम जी, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने हमेशा हमारा सहयोग दिया है और ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से आप हमारे लिए काम करते रहते हैं। विशेष आभारी हूँ मैं सुभाष चंद्र जी का, वरिष्ठ व्यंगकार और आलोचक, जिन्होंने मुझे हमेशा समर्थन दिया, साथ दिया और आज भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं अपनी छोटी बहन से माफ़ी चाहूँगा कि उनकी एक किताब आ रही थी और गलती से ऑफिस में रह गई, और दिल से क्षमा चाहूँगा कि आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो 125 लेखक इनमें हैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया कि आपने हमें दिया। धन्यवाद, आभार। सर एक जल्दी हमारा अगला प्रोग्राम एशियन लिटरेचर सोसाइटी कवि सम्मेलन
बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगे सर, इधर देखिएगा सामने। यस, वेट मैम, वेट करेंगे मैम। सामने मैम, सामने। यस मैम, सामने। थैंक यू।